हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन को विद एग्जांपल्स क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन तो एक्चुअली ये जो इक्वेशन है ना, वो क्या बताता है, वो एक रिलेशनशिप बताता है। और ये रिलेशनशिप किन किन के बीच में होती है? तो ये रिलेशनशिप होती है एसेट्स के बीच में, लाइबिलिटीज़ के बीच में और कैपिटल के बीच में। अब देखिए एसेट्स होती क्या चीज़ है। एसेट्स मतलब होता है कंपनी के रिसोर्सेज, मतलब कंपनी की वो चीज़ें जो उनकी अपनी हैं। देखिए जितना भी हमने अकाउंटिंग के बारे में पहले भी डिस्कस किया है, ये चीज़ क्लियर है उनके प्रिंसिपल्स के हिसाब से, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है ना। और बिजनेस को शुरू करने वाले लोग जो उसमें पैसा लगाते हैं, वो सारे लोग उस एंटिटी को पैसा देते हैं, उस बिजनेस एंटिटी को, जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको पैसे देते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम एसेट्स कह रहे हैं तो कंपनी की रिसोर्सेज, मतलब वो जो एंटिटी है, जो इंडिविजुअल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन जिसको क्रिएट किया गया, उसका अपना रिसोर्स, उसकी अपनी एसेट्स, मतलब उस कंपनी की अपने बिल्डिंग्स, अपनी प्लांट एंड मशीनरी, अपने फर्नीचर्स, अपनी लैंड, अपनी ज्वेलरी, अपने कार, व्हीकल, जो कुछ भी है उसका अपना रिसोर्स, उसको वो क्या कहते हैं? एसेट्स। और एसेट्स मतलब क्या होता है? एसेट्स मतलब ऐसी चीज़ें जो इकोनॉमिक बेनिफिट क्रिएट करती हैं, मतलब आपको फ़ायदा देती हैं एक लंबे समय के लिए, है ना। तो कुछ होता है आपका जिसको बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स, मतलब ऐसी चीज़ें जो बहुत लंबे टाइम तक के लिए आपको इकोनॉमिक बेनिफिट क्रिएट कर रही हैं। और एक होता है करेंट एसेट्स, जो आपको सिर्फ साल भर के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट देंगी, है ना। साल भर के बाद उनका वो चेंज हो जाएगी, मतलब उनके अमाउंट्स में वेरिएशंस आती हैं, वो एक फिक्स नहीं होती हैं। क्लियर है? तो नॉन करेंट, करेंट, ये दो तरीके से आपकी एसेट्स क्रिएट होती है। तो ये क्या होती है? ये कंपनी की अपनी रिसोर्सेज होती है, मतलब उनका अपना, जैसे कहते हैं कि ये मेरा अपनी प्रॉपर्टी है, ये मेरा है, तो वैसे ही ये कंपनी की एसेट्स होती हैं। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो रिलेशनशिप बताने वाली है किसके बीच में? एक एसेट्स के बीच में। एसेट्स क्या होता है वो क्लियर है। दूसरा लाइबिलिटीज़ के बीच में। अब ये लाइबिलिटीज़ क्या होती है? लाइबिलिटीज़ मतलब होता है कंपनी की ऑब्लिगेशन, मतलब ये जो कंपनी थी, ये जो आर्टिफिशियल पर्सन था जिसका अपना पैसा है, अपना प्रॉपर्टी है, अपना एसेट्स है, उसके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन भी है, कुछ लाइबिलिटी भी है जो उसको पे करनी है ना। ऑब्लिगेशन द सेंस व्हाट, कि ये उधार जो उसने ले रखा है, जो उसको पेमेंट करना है, उसको पे ऑफ करना है, तो वो उसकी ऑब्लिगेशन कहलाती है, दैट इज़ योर लाइबिलिटी। और तीसरी चीज़ क्या होगी? कैपिटल ऑफ बिजनेस। कैपिटल ऑफ बिजनेस मतलब वो लोग जिसे हम कहते हैं ओनर्स की इक्विटी या स्टेक होल्डर्स की इक्विटी। यहाँ पे वो चीज़ आती हैं जो उस बिजनेस एंटिटी में पैसा लगाई हैं, है ना। जैसे शेयर्स के थ्रू पैसा लगाया गया, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा लगाया गया, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग, ये सब जो चीज़ें हो जाती हैं वो कैपिटल का पार्ट बन जाती हैं। तो मतलब ये ओनर्स के पैसे, उनके लगाए गए पैसे हैं। तो अब जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वहाँ पे कंपनी क्या होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो क्या करती है? एक साइड अपना पूरा एसेट्स दिखाती है और दूसरी साइड क्या रहता है? उसका लाइबिलिटी रहती है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। और ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी में क्या क्या होता है? एक तो उसकी कैपिटल होती है, जो उसके ओनर्स ने पैसा दिया, उसको दिया, तो वो भी लाइबिलिटी साइड में ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये उधार है उसके लिए, उन ओनर्स के पैसों को रिटर्न करना होगा। जिस दिन ये कंपनी बंद हो जाएगी ना, उस दिन वो अपनी लाइबिलिटी पे करेगी, साथ ही जो उसके ओनर्स थे ना, उनको भी पे ऑफ कर देगी, तो अपने पूरे एसेट्स को सेल करके, है ना। तो ये जो लिक्विडेशन के टाइम पे हम करते हैं, बंद होने के टाइम पे करते हैं, वो एक्चुअली यही करते हैं कि कंपनी का जितना ऑल ओवर एसेट्स है उसको हम सेल कर देते हैं, राइट। तो एक साइड तो वो कहती है कि कैपिटल का जो पैसा दिया गया है उसको, और दूसरा जो उसने उधार ले रखा है, इन दोनों को टोटल करना है। यही टोटल आपकी बैलेंस शीट क्रिएट करता है। क्लियर है? तो इस तरह से ये जो इक्वेशन होने वाला है, ये इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप बताएगा, क्योंकि इन्हीं से किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन तुरंत पता चल जाती है। वो क्या होती है? वो बैलेंस शीट होती है। और बैलेंस शीट का कंपोनेंट क्या हो गया? एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल। इन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर एक बैलेंस शीट क्रिएट होती है। क्लियर है? तो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो उसकी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। और बैलेंस शीट देखने का क्या मतलब हुआ? उसकी एसेट्स देखना, उसकी लाइबिलिटीज देखना, उसका कैपिटल देखना। और इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है ना, वही कौन रिप्रेजेंट करता है? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, बेसिकली ये डबल एंट्री का जो बुक कीपिंग सिस्टम है ना, उस पर बेस्ड होता है। और वो क्या कहता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर एक ट्रांजेक्शन का दो इम्पैक्ट होगा। भाई एक तरफ अगर कोई चीज़ आती है तो दूसरी साइड कोई ना कोई चीज़ जा रही होती है, तो दो इम्पैक्ट होता है, और उसी के बेसिस पे ये पूरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली ये इक्वेशन कहता क्या है? ये इक्वेशन कहता है कि कंपनी की जो टोटल एसेट्स है, मतलब उसने जितनी भी प्रॉपर्टी क्रिएट कर रखी है, जो वो कह रहा है कि उसका अपना है ना, वो हमेशा बराबर होती है, इक्वल होती है। किस चीज़ की इक्वल होती है? जो दूसरी साइड के आइटम है, दैट इज लाइबिलिटीज और उनके शेयर होल्डर्स की इक्विटी, मतलब जो उसने उधार लिया है और साथ ही साथ जो उसके ओनर ने उसको पैसा दिया है, उन दोनों को टोटल कर लीजिए ना, तो उसी पैसे से उसने पूरा अपना एसेट्स
क्रिएट किया है। तो यही ये कह रहे हैं कि कंपनी का जो टोटल एसेट्स होता है ना वो हमेशा इक्वल होगा किस किस चीज़ के, लायबिलिटीज़ और कैपिटल के टोटल का। लायबिलिटीज़ और कैपिटल को प्लस कर लीजिए, जो आता है वो हमेशा किसके बराबर होगा, एसेट्स के बराबर होगा। तो यही रिलेशनशिप है, यही ये इक्वेशन है एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के बीच में। इस इक्वेशन को हम एक फॉर्मूले से देखते हैं, जो इक्वेशन मेंशन है। एक्चुअली जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमने यही तो पढ़ा कि एसेट साइड का टोटल हमेशा बराबर होगा किस साइड के, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। अगर आपने बैलेंस शीट देखी होगी तो आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट उठाइए, कभी भी कहीं भी बैलेंस शीट उठाइए, एक एग्जांपल जो आपकी बुक्स में दिया हूँ उसको भी उठाइए, आप हमेशा क्या देखेंगे, बैलेंस शीट में हमेशा दोनों जो साइड्स हैं ना वो हमेशा इक्वल होते हैं ना। मतलब कि आपका एसेट्स उतना ही है, आपने जितना कुछ क्रिएट किया है, जो एसेट्स जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी है, वो सब उतनी ही है जो कि कहाँ से आई होगी ये बता दे रही है। मतलब या तो आपके ओनर्स ने पैसा दिया, आपने उधार पाया, वहीं से आपने पैसा, क्योंकि आप तो एक आर्टिफिशियल पर्सन थे, इनहेरिटेंस या आपके पास कुछ अपने आप से तो था नहीं। तो अगर आप एक आर्टिफिशियल पर्सन हैं तो आपने जो कुछ भी क्रिएट किया वो यहीं से तो क्रिएट किया। तो यहीं से क्रिएट करने का क्या मतलब, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास इतनी एसेट्स है तो इसका मतलब क्या निकला कि ये कैसे आई होगी, या तो आपने उधार लिया होगा या किसी ने आपको पैसे दिए होंगे, दैट इज़ योर ओनर। तो ओनर ने पैसे दिए, दैट इज़ योर कैपिटल, प्लस आपने उधार लिया, दैट इज़ योर लायबिलिटी, दोनों को इक्वल कर दिए, उसी से आपने अपनी एसेट्स क्रिएट की। तो दैट इज़ योर फॉर्मूला, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसी को बोलते हैं ना बैलेंस शीट इक्वेशन, है ना, क्योंकि ये एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल क्या है, बैलेंस शीट के कंपोनेंट है, तो इसी को बैलेंस शीट इक्वेशन कहते हैं। और ये क्या कहता है कि ऑल द एसेट्स ओन बाय द बिजनेस ने जितना भी एसेट्स ओन किया है, जो भी कह रहा है कि वो ये सारा प्रॉपर्टी, ये सारा एसेट्स उसका अपना है ना, वो कैसे आई है, आइदर स्पॉन्सर्ड यूजिंग द ओनर्स इक्विटी, या तो वो ओनर्स की इक्विटी मतलब ओनर्स के दिए गए पैसे से आई है, और द अमाउंट विच कंपनी शुड ओज अदर्स लाइक सप्लायर या लोन्स, या फिर उस कंपनी ने, उस बिजनेस ने दूसरों से लोन लेके क्रिएट की है। मतलब आप जो भी एसेट्स कह रहे हैं ना वो आई कहाँ से, उसका स्पॉन्सर्ड कौन है, तो या तो लोन के थ्रू, मतलब आपने किसी से मांगा है वो, या ओनर्स ने पैसे दिए हैं वो, उन्हीं दोनों से आपने पूरी एसेट्स क्रिएट की है। इज इट क्लियर? तो यही मेन इक्वेशन है, बस आपको यही इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, ये पूरा मैथमेटिकल है, कुछ नहीं है, आप बस इक्वल के इधर रखना और इक्वल के उस साइड रखना, आप कर लेंगे तो इक्वेशंस क्लियर हो जाएगी। देखिए एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, तो अगर आपको लायबिलिटीज पता करनी है तो अब आप क्या करेंगे, कैपिटल जो है ना, कैपिटल को इक्वल के इस साइड लिख दीजिए, तो कैपिटल प्लस में है, तो जब प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज, उसी को हम ऐसे लिख दिए, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो ये क्या इक्वेशन कहता है कि ये इक्वेशन कहता है कि डिफरेंस ऑफ assets and owners investment into business is your liability which owe others in form of payable to suppliers, bank etc. तो कहता है कि एसेट्स जो आपने अपनी क्रिएट की रखी है ना वो ओनर्स के इन्वेस्टमेंट से आई है। अब अगर ओनर्स के इन्वेस्टमेंट को हटा दीजिए और उसके बाद भी कोई एसेट्स आपकी बचती है ना, तो वो एसेट्स कहाँ से आई होगी, आपकी लायबिलिटी से आई होगी। मतलब आपने उधार लिया होगा, वो या तो आपने सप्लायर से लिया होगा या आपने बैंक वगैरह से लिया होगा, आपने उधार लिया है। इसी इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं जहाँ पे हम कैपिटल पता करना चाहें। देखिए एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, अब आपको कैपिटल का इक्वल करना है तो आप लायबिलिटीज को इस साइड कर दीजिए। अब इक्वल के बाद लायबिलिटी अगर लिखिए, पहले बार इक्वेशन में आप देखिए अगर इक्वल के बाद लायबिलिटी लिखिए तो इसका मतलब वो प्लस में है, इसको इक्वल के इस साइड ला देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, है ना। तो ये सिंपल सा इक्वेशन है जो कि मैथमेटिकली है, इक्वल के इस साइड लाइए, इक्वल के उस साइड लाइए और इक्वल कर दीजिए तो पूरा इक्वेशन बन जाता है। तो कैपिटल अगर आपको पता करना है तो क्या होगा, एसेट्स में से लायबिलिटीज का पोर्शन हटा दीजिए। अगर एसेट्स में से लायबिलिटीज का पोर्शन हटा देंगे तो बचेगा क्या, कैपिटल, क्योंकि हमको ये पता है कि एसेट्स हमेशा इक्वल किसके होती है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो अगर एक में से एक का वो आप हटा देंगे, एक का प्रोपोर्शन हटा देंगे तो रिमेनिंग जो होगा वो दूसरा वाला पोर्शन होगा आपका। तो ये इक्वेशन क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ एसेट्स ओन प्योरली बाय ओनर्स इक्विटी, कहता है कि जो कैपिटल है ना वो कैपिटल बेसिकली आपको एसेट्स को ही देने के लिए करती है। मतलब आपकी जो एसेट्स या आपकी जो रिसोर्सेज है ना वो किससे आई होंगी, कैपिटल से आई होंगी। तो आप ये कह सकते हो कि आपकी पूरी एसेट्स किससे क्रिएट होती है, मतलब ऑल ओवर टोटल एसेट्स नहीं, पर आपकी एसेट्स को स्पॉन्सर करने वाला क्या चीज़ होता है, आपकी कैपिटल होती है, मतलब ओनर्स की इक्विटी होती है। अगर ओनर्स की इक्विटी के बाद भी आपके पास एक्स्ट्रा एसेट्स है तो बट ऑब्वियस सी बात है आपने क्या लिया है, लायबिलिटी लिया है। So, while trying to do this correlation, we can note that incomes or gains will increase owner's equity and expenses or losses will reduce it. तो अगर जब भी आपको इनकम होगा या फ़ायदा होगा उससे क्या होगी, ओनर्स की इक्विटी
उनके जिन्होंने पैसे लगा रखे वो सब बढ़ेगा, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस आप जो एक्स्ट्रा पा रहे हो ना वो सब कहाँ जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। या आप लोगों को बांटोगे नहीं तो रिटेन करके रखोगे तो रिटेन अर्निंग, ये सब किसका पार्ट होते हैं, कैपिटल का पार्ट होते हैं। तो अगर आपको इनकम हो रही है, आप गेन कर रहे हो, तो उससे ओनर्स की इक्विटी बढ़ जाती है ना, कैपिटल बढ़ती है। वहीं पर अगर आप खर्चे ज़्यादा कर दे तो लॉस कमा रहे हो तो वो इक्विटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। क्लियर है। तो अगर अब हम इसी इक्वेशंस को इस तरह से लिखें कि एसेट्स में से अगर कैपिटल हटा दीजिए और लायबिलिटी हटा दीजिए तो बचेगा क्या, जीरो। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता था, कैपिटल लायबिलिटीज का टोटल। तो अगर पूरा एसेट्स को बेस बनाएं और उसमें से कैपिटल का पोर्शन हटा दें और लायबिलिटी का भी पोर्शन हटा दें तो कुछ बचेगा नहीं, जीरो। तो यही आपके 4 इक्वेशन हो गए जो कि इंपॉर्टेंट है, और इसी इक्वेशन को कहते हैं एसेट्स माइनस कैपिटल माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू जीरो। यही आपका क्या करता है, बेसिक या फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। ये पूरा जो आपने देखा ना, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, ये पूरा का पूरा ही आपका बैलेंस शीट इक्वेशन और अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है। क्लियर है। तो अभी ये क्लियर होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या चीज़। तो अकाउंटिंग इक्वेशन है, तीन के बीच में रिलेशनशिप बताया है, और उनका कहना है कि भाई एसेट्स जो होता है हमेशा बराबर होता है, जो आपके ओनर्स ने पैसा दिया और जो आपने उधार किया उन दोनों के बराबर होता है। क्लियर है। उसी इक्वेशंस को मैथमेटिकली हमने आगे पीछे करके कैलकुलेट करना देख लिया। क्लियर है। तो एसेट साइड हमेशा बैलेंस शीट की क्या बताती है कि लिस्ट ऑफ एसेट्स विच द बिजनेस एंटिटी ओन्स। बिजनेस एंटिटी के पास जो उनकी अपनी चीज़ है ना वो क्या कहलाती है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाती है। अब इसमें क्या क्या आता है, देखिए प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर्स हो गए, है ना, मोटर व्हीकल हो गई, या जो भी आपका जो भी नेचर ऑफ बिजनेस हो उसके हिसाब से आपके एसेट्स अलग अलग होते हैं। प्रिंटर्स हो गया, एसी हो गया, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, आपके एसेट्स की लिस्ट में आ जाते हैं, है ना। वहीं पे ये सारे कैसे होते हैं, नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में क्या आ जाता है, जैसे आपके पास कैश रखी गई है, आपके बैंक में पैसा जमा है तो कैश इन हैंड, बैंक कैश एट बैंक हो गया। आपने किसी को उधार दे रखा, वो आपको पैसा देगा तो आपके डेटर कहलाते हैं, तो वो हो गए, है ना। बिल्स रिसीवेबल हो गए, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, करंट एसेट्स कहलाते हैं। स्टॉक आपके पास जो गुड्स रखी गई स्टॉक, वो आपका करंट एसेट्स हो गया। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एसेट साइड के आइटम कहलाते हैं। ठीक। वहीं लायबिलिटी साइड जो बैलेंस शीट की होती है वो क्या होती है, वो ओनर्स का क्लेम या आउटसाइडर क्लेम्स होती है। मतलब इसका मतलब ये होता है, लायबिलिटी साइड के साइड में जो आपने कैपिटल और लायबिलिटी लिखी है, ये दोनों चीज़ क्या है, ये दोनों चीज़ होती है कि या तो वो जो ओनर है वो मांगेंगे, मतलब कैपिटल ओनर्स का क्लेम हो गया वो पैसा लेंगे, या आपने दूसरे से उधार लेकर का बैंक से तो उनका पैसा हो गया। तो बेसिकली ये क्लेम है, आपकी ऑब्लिगेशन है। बिजनेस ने जो या एंटिटी ने जो लोन लिया है, ओ किया, उधार किया है, वो चीज़ क्या कहाँ दिखती है, आपकी लायबिलिटी साइड में। तो इक्वेशन क्या कहते हैं कि भाई एसेट साइड को और लायबिलिटी साइड को। अब यहाँ लायबिलिटी साइड मतलब क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, मतलब पूरा एक लायबिलिटी साइड ना। तो एसेट्स और लायबिलिटी साइड को इक्वल कर देना चाहिए, बैलेंस शीट में हमेशा इक्वल होना चाहिए। और ये अनडिनाइबल फैक्ट, मतलब आप इसको झूठा नहीं कह सकते, मतलब बिल्कुल क्लियर कट है कि भाई आपकी एसेट्स हमेशा लायबिलिटी साइड के इक्वल होनी चाहिए, है ना। और लायबिलिटी साइड में 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो आपका कैपिटल का फॉर्म हो गया और एक लायबिलिटी हो गया। क्लियर है। तो ये चीज़, दोनों चीज़ें हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसी को हम कह देते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन। क्लियर है। अब देखिए इसी चीज़ को ना एक और तरीके से बोलते हैं कि डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि हमें पता है कि डबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपसे क्या कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन 2 इम्पैक्ट है, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। एक अगर कोई चीज़ आती है तो दूसरी कोई चीज़ आती है ना। और डेबिट एंड क्रेडिट कैसे किया जाता है, उसका अपना रूल है, गोल्डन रूल जिसे कहते हैं। वो बताता है कि भाई डेबिट कब करते हो, क्रेडिट कब करते हैं। तो बेसिकली ये क्या कहते हैं कि इक्वेशन क्या कहना चाहता है आपसे कि याद रखिए हमेशा जो आपका टोटल डेबिट होगा ना वो हमेशा टोटल क्रेडिट के इक्वल होगा। हमेशा दोनों में इक्वालिटी होना मैंडेटरी होती है। तो द सम ऑफ ऑल डेबिट एंट्रीज मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट एंट्रीज। आपने जितनी एंट्री पास की है जनरल एंट्री, डेबिट साइड की सारी एंट्री पकड़ लीजिए तो वो हमेशा इक्वल होगी क्रेडिट साइड की सारी एंट्रीज के। क्लियर है। अब यहाँ पे हम डेबिट और क्रेडिट को थोड़ा सा और क्लियर कर दें तो देखिए डेबिट क्या रेफर करता है, तो डेबिट रेफर करता है, कब हम डेबिट कहते हैं, जब एन इंक्रीज इन एसेट्स, जब एसेट्स इंक्रीज करती है। अब देखिए एसेट्स इंक्रीज करती है तो उसको डेबिट से कैसे रेफर कर रहे हैं, अब समझिएगा। सपोज करिए कि आपने अपने लिए एक बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग से तो आपका एसेट्स आ गया, है ना। बिल्डिंग हुई, मेरे पास एक बिल्डिंग थी, एक और बिल्डिंग खरीदी तो मेरा एसेट्स तो इंक्रीज हो गया, बिल्डिंग मेरे पास आ गई तो मेरी एसेट्स इंक्रीज हो गई। लेकिन इस बिल्डिंग को करने का क्या मतलब हुआ, खरीदा मैंने ना, बिल्डिंग कैसे बढ़ी, मेरे पास एक्स्ट्रा बिल्डिंग कैसे आई, अगर मैंने वो बिल्डिंग खरीदी तभी तो बिल्डिंग बढ़ी। तो इसका मतलब मैंने परचेज किया इसका मतलब मैंने पैसे दिए होंगे, तो पैसे दिए मतलब मैंने खर्चा किया, तो जब खर्चा किया तो वो क्या कहलाएगा, डेबिट कहलाएगा। इज इट क्लियर। तो अगर एसेट्स इंक्रीज कर रही है ना, आपके पास एसेट्स बढ़ रही है ना, किसी की प्रॉपर्टी बढ़ रही
की है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो खर्चा कर रहा है, वो परचेज कर रहे हैं। तो जब वो परचेज कर रहे हैं, वो खर्चे कर रहे हैं, तो वो कहाँ रेफर करेंगे, हम उसको कैसे, डेबिट से रेफर करेंगे। ठीक, सिमिलरली अगर लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिक्रीज कर रही है। अब यहाँ पे लायबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब समझिएगा, सपोज करिए कि मैंने बैंक से लोन ले रखा था, है ना, और मैंने बैंक से 20 लाख का लोन लिया था। अभी 20 लाख का लोन 18 लाख का लोन हो गया, तो मेरी जो ऑब्लिगेशन थी, जो लायबिलिटी 20 लाख की दिख रही थी, अब वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। कितने की हो गई, 18 लाख की हो गई। पर इसका मतलब क्या निकला, 20 लाख जो मुझे बैंक को लोन जो मैंने लिया था, जो मुझे पे करना था, अब 20 लाख में से मुझे 18 लाख ही पे करना है। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि मैं 2 लाख ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ, अब मुझे 18 लाख ही पे करना है। इसका मतलब मैंने पेमेंट करी है ना, पे ऑफ किया, खर्चा किया, तो इसका मतलब क्या हुआ है, वो डेबिट हुआ। तो एसेट्स इंक्रीज की, इसका मतलब मैंने एसेट्स खरीदी है, पैसा पेमेंट किया है। लायबिलिटी डिक्रीज की, इसका मतलब मैंने वो लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया, पेमेंट करी, खर्चा किया। तो इस सब केस में हमने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया। सिमिलरली क्रेडिट कैसे रेफर करेगा, जब इसका कंट्रास्ट हो जाएगा, है ना, जब एसेट्स डिक्रीज कर जाएगी या लायबिलिटीज इंक्रीज कर जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, क्रेडिट से। इस चीज़ को अभी हम समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल से भी, और यहाँ पे हम उसी एग्जाम्पल से ना इक्वेशंस को भी क्लियर करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले ना हम एक सिंगल एक एंट्री लेते हैं, एक सिंगल टाइम ट्रांजैक्शन देखते हैं, है ना, फिर उसका इम्पैक्ट और उसको एनालिसिस करके क्लियर करते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपने एक मशीन खरीदी है, कैसे खरीदी है मशीन को, कैश में देके खरीदी है। अब आप खुद एनालिसिस करिए, अगर आपने मशीन खरीदी और वो भी कैश देके खरीदी तो क्या हुआ, इसका मतलब मशीन आया आपके पास तो एसेट्स बढ़ी या नहीं बढ़ी, मशीन आई तो एसेट्स तो इंक्रीज हो गई। लेकिन दूसरी साइड आपने पेमेंट किया ना, तो पेमेंट किया कैसे किया, कैश से किया, तो कैश आपकी गई, डिक्रीज हुई, है ना। तो इंक्रीज भी हो रहा है एसेट्स और एसेट्स डिक्रीज भी हो रहा है, क्योंकि कैश और मशीन दोनों ही एसेट्स हैं हमारे, है ना। तो इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। अब इस चीज़ को समझिए कैसे होता है। तो सपोज करिए कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसने 500 रुपये, अमाउंट बहुत कम लिया है सिर्फ समझाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, एक मशीन खरीदी 500 रुपये में, ठीक है, कैश। क्लियर है। अब इस ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट समझते हैं। जब उन्होंने 500 रुपये की मशीन खरीदी तो इसका रिजल्ट क्या हुआ होगा, उनकी एसेट्स इंक्रीज कर गई, है ना, मशीन आई, इसका मतलब क्या हुआ, डेबिट, इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज करके जो डेबिट हो गया। और जो कि क्या आया, इक्विपमेंट आया ना, मतलब मशीन आई, कितने की आई, 500 की आ गई, एसेट साइड में हमारा 500 बढ़ गया। दूसरी साइड क्या हुआ, डिक्रीज इन एसेट्स हुआ, एसेट्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब कैश गया ना आपके पास से 500 रुपये, मशीन खरीदी 500 रुपये में, तो कैश दिया होगा और मशीन आई होगी, तो मशीन आई तो एसेट्स तो इंक्रीज किया, हम उसको डेबिट कर देंगे। और कैश मेरा गया, है ना, पैसा पेमेंट किया मैंने, कैश गया, एसेट्स डिक्रीज हो गई। कौन सी एसेट्स डिक्रीज हुई, कैश वाली एसेट डिक्रीज हो गई, कितने रुपए से, 500 रुपये दे दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री कैसे बन जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी हमारे यहाँ आई तो हमने उसको डेबिट कर दिया, एसेट्स इंक्रीज हुई तो हमने उसको डेबिट कर दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पैसा मैंने दिया, पे ऑफ किया, पेमेंट किया, कैश मेरे पास से गया, तो डिक्रीज इन एसेट्स, कैश था ना, डिक्रीज इन एसेट्स, तो क्या हमने इसको क्रेडिट कर दिया टू कैश। अमाउंट क्या लिखेंगे, 500। अब इसको इक्वेशन में समझते हैं हम। इक्वेशन कैसा होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। क्लियर है, मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब कैपिटल आपकी। तो देखिए ये दोनों ही ट्रांजैक्शन किसको इम्पैक्ट डाल रहे हैं, सिर्फ एसेट्स को डाल रहे हैं, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी को कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं। कैसे भाई, एक तरफ 500 की मशीन आई और दूसरी साइड मेरा कैश चला गया 500 का, तो अगर इम्पैक्ट देखो तो +500 हुआ, -500 हुआ। अब मशीनरी जहाँ बढ़ी, नॉन करंट एसेट्स में 500 की मशीनरी दिखती हुई बढ़ रही है, वहीं करंट एसेट्स में कैश जो था उसमें से 500 कम हो गया, तो अल्टीमेटली देखिए तो जीरो इम्पैक्ट है, तो 0 = 0, 0 + 0, तो पूरा इम्पैक्ट इक्वल 0 रहा। समझे, क्योंकि जो अगर एक साइड ऐड हो रही तो दूसरी साइड उसी जगह पे वो लेस हो गई, तो इम्पैक्ट पूरा 0 गया। तो ये एक आपका इक्वेशन हो गया जहाँ पे सिर्फ एक साइड ट्रांजैक्शन एक ही साइड को इम्पैक्ट कर रही है, सिर्फ एसेट्स को इम्पैक्ट कर रही है, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए यही मशीनरी हमने खरीदी, कैसे, कैश और क्रेडिट, मतलब उधार और पैसे देके दोनों तरीके से खरीदी। अब ये कैसे हुआ, तो मान लीजिए वही ABC कंपनी है, उन्होंने कहा मशीन 500 रुपये की है, ठीक है, लेकिन इस वक्त जो है ABC कंपनी के पास जो है सिर्फ 250 रुपये का कैश था। क्लियर है। तो अभी जो मशीन परचेज़ की हैं तो उसको उन्होंने क्या किया, 250 रुपये कैश उठा के दे दिया, जिससे मशीन खरीदी मैन्युफैक्चरर से, उन्होंने 250 रुपये उसको कैश दे दिया। और बाकी के लिए क्या बोला ABC कंपनी ने कि बाकी के पैसे, मतलब 250 जो रिमेनिंग बचा है ना, उसको वो बाद में पेमेंट करेंगे। अब आप समझिए कि आपने मशीनरी खरीदी तो एसेट्स आया, करेक्ट, एसेट्स आ गया। दूसरी साइड डिक्रीज इन एसेट्स भी तो हुआ, कैश गया भी तो, कम हुआ कैश, तो हमारा ये क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है।
अब एक और काम हो गया, उधार भी आपने ले लिया, तो मतलब लाइबिलिटी भी आपके सामने क्रिएट हो गई। कितने से क्रिएट हो गई? 250 से क्रिएट हो गई है। किसकी लाइबिलिटी है? अब भाई सप्लायर का नाम तो दिया नहीं गया, नहीं तो वो मेरा क्रेडिटर हो जाता, उसका नाम लिख देते, वो क्रेडिटर बन गया हमारा, तो हम कह देंगे अकाउंट पेबल। तो अब इसको समझिए, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? डेबिट। डेबिट क्या हो गया? हम इक्विपमेंट को डेबिट कर दे रहे हैं। कैसे कर दे रहे हैं भाई? एसेट्स इंक्रीज कर गई, तो मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। कितने रुपए से हो गया? 500 रुपये से हो गया। अब क्या क्या हुआ? एक तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज कर गई। लाइबिलिटी कुछ नहीं थी, अब मेरे पास उधार आ गया, ऑब्लिगेशन आ गई। तो लाइबिलिटीज़ कितने से आ गई? 250 रुपये से। तो हम कर देंगे टू अकाउंट पेबल 250 रुपये की, क्योंकि आपको पता है ना क्रेडिट क्या करते थे? क्रेडिट करते थे जब लाइबिलिटीज़ क्या हो रही होगी आपकी, लाइबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज करती थी, याद है आपकी। और एसेट जब डिक्रीज करता था तो हम क्रेडिट कर देते थे। तो यहाँ तो लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी, तो हमने क्या कर दिया? टू अकाउंट पेबल। और एसेट डिक्रीज कर गया, कैश भी दिया 250 का, तो डिक्रीज इन एसेट्स तो वो भी क्रेडिट होगा, तो टू कैश। तो एंट्री कैसे बन गई? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अकाउंट पेबल टू कैश। तो 250 और इज इक्वल टू 500। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए? 500 अगर डेबिट है तो 500 ही तो क्रेडिट हो रहा है, 250 प्लस 250। अब इसको इक्वेशन में समझते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। 500 की एसेट्स आई, डन है, लेकिन हमने कैश भी तो दिया है, तो कैश मेरा 250 दिया मैंने, तो वो लेस हो जाएगा। बचा मेरे सामने एसेट्स में कितना? 250। वहीं लाइबिलिटीज़ मेरी बढ़ गई, पहले लाइबिलिटीज़ कुछ नहीं थी, लेकिन इसमें मैंने उधार ले लिया तो ऑब्लिगेशन आ गई, तो 250। तो अब देखिए 250 इधर हो गया, 250 इधर हो गया, 250 इज इक्वल टू 250। इसको कैसे बोलते हैं? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। आपने एंट्री में देखा है ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट 500 से किया, क्रेडिट क्या क्या किया? अकाउंट पेबल और कैश 250 प्लस 250, तो वो क्रेडिट। तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। और यहीं पे इक्वेशन में देख लीजिए, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, तो 250 इज इक्वल टू 250। लाइबिलिटीज 250 थी, एसेट्स भी 250 भी दिख रही है, क्योंकि 500 की एसेट्स आई ज़रूर, लेकिन कैश डिक्रीज हो गया 250 से, तो बचा कितना? 250 ही। तो इक्वल दोनों हो गए। क्लियर है? यही ये इक्वेशन कहता है। अब एक काम करते हैं, बैलेंस शीट के हिसाब से एक फुल फ्लेज एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। उसको पहले हम एनालिसिस करेंगे और पूरी बैलेंस शीट दिखाएंगे आपको कि कैसे ये पूरी इक्वेशन क्लियर हो रही है। और जितने भी फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने आपको समझाए हैं वो सारा इक्वेशन हम यहाँ क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले हम एनालिसिस भी करेंगे एग्जाम्पल्स का, ठीक है। तो पहला क्या है हमारे सामने? ट्रांजेक्शन हुआ कि एक बैंक अकाउंट खोला गया है SBI में, और जहाँ पे कितना पैसा जमा किया गया? 4,80,000 रुपये का, 4,80,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए। अब इस ट्रांजेक्शन को जरा सोचिए, आपने 4,80,000 रुपीज़ बैंक में जाके जमा किए हैं, तो आपके पास कैश रहा होगा, तो कैश आपके पास से क्या हो गई? कम, डिक्रीज इन एसेट्स, कैश कम हुई, और क्या हो गया? बैंक का पैसा बढ़ गया, इंक्रीज इन एसेट्स, बैंक में बैलेंस बढ़ गया होगा ना, बैंक में जितना भी पैसा रहा 4,80,000 बैंक के पास चला गया, तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया है ना, तो इंक्रीज इन एसेट्स भी हो गया। तो अब इसका एनालिसिस करते हैं। तो ट्रांजेक्शन इंक्रीज द कैश एट बैंक, बैंक इंक्रीज किया कि नहीं? बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज किया, बैंक में जो कैश जमा किया वो बढ़ गया। वहीं जो आपके हाथ में कैश थी, कैश इन हैंड, वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। क्लियर है? इस तरह से इसकी ट्रांजैक्शंस को एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर एक ऐसा है, फर्नीचर हमने खरीदा है, कैसे खरीदा? चेक से खरीदा गया है। अब देखिए, फर्नीचर खरीदा आपने 60,000 रुपये का, और क्या इशू किया? चेक। तो इसको एनालिसिस करते हैं। भाई फर्नीचर खरीदने से एसेट्स इंक्रीज कर गई, और दूसरी साइड चेक दिया आपने, इसका मतलब आपके बैंक से पैसा वो हो गया होगा, है ना, बैंक के एसेट से डिक्रीज हो जाता है। 60,000 रुपये का आपका वो हो गया, आपका पैसा वहाँ से चला गया। नेक्स्ट देखते हैं, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी कितने की? 125,000 की। 10,000 आपने एडवांस दे दिया कैश में, और रामजी लाल को बाकी आप मतलब रामजी लाल को अपने 10,000 कैश दे दिया, और बाकी रिमेनिंग आप क्या किए होंगे? उधारी किए होंगे। क्लियर है? तो अब कैसे उधार हुआ होगा आप ये समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका प्लांट एंड मशीनरी कितने का था? 1,25,000 का। 10,000 आपने रामजी लाल को पे कर दिया, तो 10,000 लेस कर दीजिए, उसमें से कितना बचा? 1,15,000। इसका मतलब रामजी लाल अब आपकी ऑब्लिगेशन बन गए, इनको पैसा देना है, ये उधार आपके सामने खड़े हो गए। तो लायबिलिटी साइड के लिए एक इंसान तो खड़ा हो गया, क्रेडिटर आपका रामजी लाल, कितने रुपए से हो गए? 1,15,000। ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखेंगे कि मुझे पेमेंट आपको करनी है, ध्यान रखिए, मैं आपकी ऑब्लिगेशन हूँ, मुझे कितना पेमेंट करना है? तो मुझे पेमेंट करनी कितनी होगी? 1,15,000। इसको एनालिसिस करके देखिए आप कि ट्रांजैक्शन से प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स तो इंक्रीज हो गई। अब एसेट साइड में जब भी हम प्लांट एंड मशीनरी दिखाएंगे तो कितने रुपए की दिखाएंगे? 1,25,000, क्योंकि उतने से पैसा हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी आई है। लेकिन कैश मेरा डिक्रीज होगा कितने से? क्योंकि 10,000 रुपये मैंने एडवांस दे दिया कैश में, तो कैश हमारा हो गया 10,000 रुपये का। और अब हमारे पास जो लाइबिलिटी आई कितने की आ गई? रामजी लाल हमारे क्रेडिटर खड़े होकर दिखेंगे, कितने के दिखेंगे? रिमेनिंग अमाउंट के, तो 1,15,000 के, ठीक है। अब हम कुछ और ट्रांजेक्शन इसी में देख लेते हैं।
एक और लिखते हैं, हमने सुमित ट्रेडर से गुड्स परचेज किया, ठीक है। अब सुमित ट्रेडर्स से गुड्स परचेज किया तो गुड्स मतलब हमारा स्टॉक हमारे पास आया, और सुमित ट्रेडर्स से किया तो मतलब नाम देने का मतलब ये हो गया कि हमने कैश पेमेंट नहीं करी है, इसका मतलब ये मेरे लिए उधारी होंगे। तो अब इसका क्या मतलब निकला, इस ट्रांजैक्शन को एनालिसिस करेंगे तो क्या मतलब निकला कि हमारे पास एसेट्स तो इंक्रीज हो गए, गुड्स जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक इंक्रीज कर गया 55,000 से, राइट। और दूसरी साइड क्या हो गया, आपका लाइबिलिटीज़ भी बढ़ गई। लाइबिलिटीज़ बढ़ी कि नहीं बढ़ी, किसकी, सुमित ट्रेडर्स की लाइबिलिटीज़ बढ़ गई। कैसे, 55,000 के क्रेडिटर हमारे सामने खड़े हो गए, इनको ये हमारे उधार आ गए हमारे सामने। तो सोचिए रामजी लाल तो उधार में थे ही, आपके क्रेडिटर थे ही, और अब सुमित ट्रेडर भी आपके क्रेडिटर हो गए, मतलब दोनों को पेमेंट करनी है। उनको 1,15,000 करनी थी, इनको कितनी करनी है, 55,000। तो ये दोनों के दोनों आपकी लाइबिलिटीज़ के लिए खड़े हो गए हैं। क्लियर है। एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं, गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस फॉर ₹35,000। आपके पास 25,000 का एक गुड्स था स्टॉक में, जब आपने 55,000 का स्टॉक खरीदा है ना, अब सोचिए 55,000 का स्टॉक खरीदा, उसमें से 25,000 का जो स्टॉक था वो आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया, किसको, रजनी एंटरप्राइजेस को। अब नाम देने का मतलब क्या हो गया कि कैश तो आपको मिला नहीं है। अब रजनी एंटरप्राइजेस को जब आपने सेल किया तो रजनी को क्या देना है, रजनी एंटरप्राइजेस को पैसे देने हैं, मतलब आपकी इनकम होती है, आपकी एसेट्स बनती, लेकिन रजनी एंटरप्राइजेस ने अभी पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन इनको देने तो पैसे हैं ना, ये आपकी एसेट्स तो बन गई ना, इनसे जब चाहे पैसे ले सकते हैं ना। तो रजनी एंटरप्राइजेस आपकी क्या कहलाएंगे, डेटर कहलाएंगे। इनको कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड में, ये कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी है, इनसे पैसा मिलना है मुझे। वहीं पे सुमित और रामजी लाल को पैसे देने हैं मुझे, इसलिए उनको उठा के लाइबिलिटी में दिखा दी हूँ, और रजनी से मुझे पैसा मिलने वाला है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, डेटर कहेंगे। और कहाँ दिखा देंगे, एसेट साइड में दिखाएंगे। लेकिन रजनी हमें कितना पैसा देंगी, हमने 25,000 का सामान इनको कितने में बेचा है, 35,000 में, तो 35,000। तो रजनी हमेशा हमें किस तरह दिखेंगी, रजनी का हमेशा अमाउंट हमें दिखेगा कि भाई ये हमें 35,000 का पेमेंट करेंगी। इज इट क्लियर। तो यही आपका एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अब ये जो 10,000 आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया ना, 25,000 का सामान 35,000 में आप सेल कर रहे हैं, तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। ये 10,000 रुपये किसका हो गया, जब भी आपको प्रॉफिट होता है, आपको इनकम होता है, तो क्या बढ़ता है, कैपिटल्स की इक्विटी, है ना, तो शेयर होल्डर्स की इक्विटी इंक्रीज होती है, इसका मतलब रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ेगा, तो ये 10,000 कहाँ जाएगा, कैपिटल इंक्रीज कराएगा। इज इट क्लियर। तो ये आपका पूरा ट्रांजेक्शन हो गया। तो अल्टीमेटली अब आप समझिएगा, आपने 5 ट्रांजेक्शन की है। बैंक अकाउंट आपने ओपन करवाया, 4,80,000 से बैंक बैलेंस आपको दिख रहा है। आपने फर्नीचर खरीदा है, आपने 60,000 रुपये का आपने फर्नीचर खरीदा, वो भी चेक से खरीदा है, मतलब बैंक का पैसा कम होने वाला है, ठीक है। फिर आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 1,25 की, है ना, और उधार भी लिया है, और 10,000 का एडवांस भी दिया है। फिर आपने गुड्स भी परचेज किया है 55,000 का, वो भी क्रेडिट पे, और आपने गुड्स सेल भी किया है प्रॉफिट पे। क्लियर है। अब इसको जरा बैलेंस शीट में देखिए। पहले लाइबिलिटी साइड देखिए, एक साइड लाइबिलिटीज हो गया, एक साइड एसेट्स हो गया। हमारा इक्वेशन क्या कहता है, ध्यान रखिए, पहले इक्वेशन समझिए। एसेट्स का इक्वल, एसेट साइड का इक्वल कितना दिख रहा है, 6,80,000। हमेशा ये किसके बराबर होगा, लाइबिलिटी साइड में जो आपकी आउटसाइडर लाइबिलिटीज है प्लस आपके कैपिटल के, दोनों को इक्वल कर लीजिए तो 6,80,000 होगा। देखिए बैलेंस शीट दोनों की इक्वल हो गई, 680, ठीक। अब इस ट्रांजेक्शन को समझिएगा। कैश आपकी 10,000 हो गई, बैंक आपका 4,20,000। बैंक 4,20,000 कैसे हो गया भाई, 4,80,000 रुपये का आपने चेक लगाया था, और 4,80,000 में से 60,000 रुपये आपने किसी को पेमेंट किया चेक से, फर्नीचर जो खरीदा था आपने, तो 480 माइनस 60 कर देंगे तो कितना बैंक बैलेंस बचेगा, अभी 420 बच गया आपका। डेटर आपने रजनी ट्रेडर्स को कितने का किया था, 35,000 का सेल किया था ना, तो रजनी ट्रेडर्स हमेशा कितना पैसा देंगी आपको, 35,000 ही देंगी। उन्हें क्या पता कि आपका कितने का सामान था, वो तो आपको कितना पैसा देंगी, 35,000 ना, तो वो हमेशा कितने का दिखेंगे, 35,000 का। अब आपका स्टॉक 55,000 का आपने खरीदा था स्टॉक, है ना, याद है आपको, 55,000 का स्टॉक खरीदा था और उधार खरीदा था, तो इधर स्टॉक 55,000 का दिखने लगा, उधर आपकी लाइबिलिटीज में आ गए थे। कौन आ गया था, सुमित ट्रेडर 55,000 के आ गए थे। तो देखिए 55,000 का आउटसाइडर क्लेम में 55,000 दिख रहे हैं आपके। अब यहाँ 55,000 के स्टॉक तो थे, सीधे सीधे 55,000 का स्टॉक लिखा जा सकता था, लेकिन आपने स्टॉक को सेल भी किया, गुड्स सेल भी किया था ना रजनी को। कितने का गुड्स सेल किया था, 25,000 का गुड, तो स्टॉक में से तो कम 25,000 होगा ना, क्योंकि 25,000 का सामान निकाल के आपने सेल किया था। पैसा आपको कितना मिलेगा, वो 35 वो अलग है, लेकिन आपने गुड्स कितना कम किया, 25,000 का, तो यहाँ 30,000 वो भी आ गया। फर्नीचर आपने खरीदा था 60,000, वो आपका यहाँ पे आ गया। एक साइड फर्नीचर इंक्रीज किया, दूसरी साइड बैंक से वो पैसा कम भी हुआ, ठीक है, इंक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन एसेट्स। और प्लांट एंड मशीनरी 1,25 की आई। अब देखिए प्लांट मशीनरी जो 1,25 की आपने खरीदी थी, उसमें क्या क्या हुआ था, 10,000 रुपये आपका गया था, और उसके अलावा क्या हुआ था, आपका 1,15 के नए क्रेडिटर खड़े हो गए थे, रामजी लाल। तो देखिए 1,15 के क्रेडिटर खड़े हो गए, तो देखिए आउटसाइडर क्लेम कितना बन गया, 1,70,000। टोटल एसेट साइड का 6,80,000। इक्वेशन आपसे क्या कहता है, इक्वेशन कहता है कि भाई एसेट्स हमेशा लाइबिलिटीज़ और कैपिटल की इक्वल होनी चाहिए। तो 680 अगर हमारा एसेट्स है और हमने इस 680 को पाने के लिए 1,70 का लोन लिया है, मतलब 1,70 दूसरों से बोरो किया है,
तो रिमेनिंग जो भी मैंने एसेट्स क्रिएट की होगी किसके पैसे से की होगी, ओनर्स के पैसे से की होगी, तो इसीलिए वो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट कहाँ गया, कैपिटल से हमने ले लिया 5,10,000। अब इसमें वो पैसा भी है जो आपने प्रॉफिट कमाया है 10,000, याद है आपको 25,000 का सामान 35,000 में सेल किया था, तो 10,000 आपका प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट आपको कहाँ दिख रहा होगा, इसी कैपिटल वाले पोर्शन में दिख रहा होगा। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इसको इक्वेशन की फॉर्म में एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन की फॉर्म में देखिए, जो इक्वेशन था, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, 680 इक्वल टू 170 प्लस 510, आपने देखा वहाँ पे, क्लियर है। लाइबिलिटीज अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे करेंगे, 170 इज इक्वल टू कैसे आया, 680 में से आपने 510 को लेस कर दिया, लाइबिलिटीज आपके सामने आ गई। वहीं अगर आपको कैपिटल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 680 में से आप लाइबिलिटीज वाला पोर्शन हटा दीजिए, कैपिटल निकल आएगा आपके सामने। और अगर हम कह रहे हैं ये वाला इक्वेशन, तो देखिए 680 में से 510 भी हटा दीजिए और 170 भी हटा दीजिए, बचेगा क्या, 0। तो ये पूरा इक्वेशन हो गया। आई होप आपको पूरी चीज़ें क्लियर हुई कि काउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, कैसे है, और ये बहुत ईजी है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।